हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैजिक। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड मैजिक प्लेटफॉर्म पे। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का अध्याय 9 चैप्टर नंबर 8, जिसका नाम है आनुवंशिकता एवं जैव विकास। आनुवंशिकता एवं जैव विकास यानी कि हेरिडिटी एवं आपका इवोल्यूशन, जैव विकास। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कम 7 से 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाते हैं। अभी जो मंथली एग्जामिनेशन हुआ था साइंस में बिहार बोर्ड का सितंबर का, तो उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास से। तो चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। रिक्वेस्ट करूँगी कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे, ताकि एक एक डिटेल को मैं अच्छे से आपको डिस्क्राइब कर सकूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको चीज़ों को अच्छी तरह कैच कर पाएँ और अच्छी तरह समझ पाए। अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारे पेपर या हमारे दिमाग में, आनुवांशिकी या आनुवांशिकता होता क्या है बेसिकली, है ना। तो लक्षणों के वशीगत होने एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। लक्षणों के वशीगत होने एवं विभिन्नताओं का अध्ययन ही आनुवंशिकी कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। अब देखिए, इसको समझिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई जो पेरेंट्स है, ठीक है, आपके फॉर एग्जाम्पल कोई पेरेंट्स ये आपके मनुष्य भी हो सकते हैं, या इनफैक्ट आपके प्लांट भी हो सकते हैं, या फिर आपका एनिमल्स भी हो सकता है। कोई भी पेरेंट प्रोजनी यानी कि कोई भी पेरेंट प्रोजनी संतति का उत्पन्न करता है, राइट। संतति का जब उत्पन्न करता है, संतान का जब उत्पन्न होता है, तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक, इनके कुछ गुणधर्म है जो है डीएनए के थ्रू बच्चे में ट्रांसफ़र होता है। बच्चे में क्या होता है? ट्रांसफ़र होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो है हमारा पेरेंट्स जो हैं, इनके कुछ गुणधर्म बच्चे में क्या हुआ? ट्रांसफ़र हुआ। इसका कुछ गुणधर्म बच्चे में क्या हुआ? ट्रांसफ़र हुआ। अब देखिए, इनकी पिंक, जैसे फॉर एग्जांपल बोलने का आवाज़ या कलर, इसका फेस स्ट्रक्चर, इसकी हेयर, इसकी हाइट, इसकी ग्रोथ, कितना लंबा होगा, इसकी ऊंचाई, ये सब इनके जो पेरेंट्स से है इसके पास ट्रांसफ़र हुआ। लेकिन इसका भी अपना भी कुछ फिजिकल चेंज आया। फॉर एग्जांपल, ये रेड वाला जो परिवर्तन हुआ, विभिन्नता हुआ, वो वातावरण के कारण हुआ। वो किसके कारण हुआ? इन्वायरमेंट के कारण, वातावरण के कारण हुआ। यानी कि जहाँ से वो रह रहा है वहाँ के आने के बाद हुआ। तो ये जन्म के बाद जो विभिन्नता उसके अंदर आई है, फिजिकली या आप कह सकते हैं मेंटली आ सकता है, क्योंकि आपका जो भी गुणधर्म है आपके माता पिता से 80% आपके अंदर ट्रांसफ़र होता है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक। आपका 20% जो होता है वो वातावरण के कारण अलग से डेवलप होता है। जैसे कि आप मान लीजिए आपके मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, ठीक है, आपके मम्मी पापा इंडिया में रहते हैं, और लेकिन आप कुछ दिनों बाद वो शिफ्ट हो गए आउट ऑफ इंडिया। फॉर एग्जांपल, वो अमेरिका में शिफ्ट हो गए। तो आप जब अमेरिका में पैदा हुए, राइट, आप अमेरिका में पैदा होंगे, तो आपके जो मम्मी पापा का फेस स्ट्रक्चर है, नाक, आँख, कान, या आपका जो भी हाइट है, ऊंचाई है, मे बी डिफरेंट होगा, लेकिन आँख, नाक, कान, लगभग आपकी शक्ल आपके मम्मी पापा के ऊपर जाएगा। लेकिन अगर कलर की बात करें, अगर कलर ऑफ टोन की बात करें, आपका गोरापन, सांवलापन की बात करें, तो आपका इन्वायरमेंट डिसाइड करेगा, आपका इन्वायरमेंट डिसाइड करता है, राइट। तो जो चेंजेस आपके वातावरण के कारण होता है उसे क्या बोलते हैं? विभिन्नता। उसे क्या बोलते हैं? विभिन्नता बोलते हैं। और जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आपके शारीरिक गुणधर्म में चेंजेस आपके माता पिता के गुणधर्म से ट्रांसफ़र होते हैं, उनके कारण आते हैं, वो आपका कहलाता है वंशांगत, यानी कि पहले वंश से आपके पास आया है दूसरे वंश में, वंशागत। और इन दोनों का स्टडी ही
इन दोनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। इन दोनों के बारे में ही पढ़ना क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवंशिकी या आनुवंशिकता हेरिडिटी कहलाता है। तो आई होप आप अच्छे से अब आनुवंशिकी आनुवंशिकता का मतलब समझ गए होंगे। आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए, आनुवंशिकता विभिन्न लक्षणों का पूर्ण विश्वसनीयता के साथ वंशागत होना आनुवंशिकता कहलाता है। यानी कि जो भी आपके नाक नक्शे हैं, होठ है, आपका बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी हाइट है, 100% यानी उसमें से आपके पेरेंट्स में से आपके अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन कुछ, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कलर, आपका बोलने का तरीका, आपके जो और भी फेस स्ट्रक्चर है, जो आपका थोड़ा सा चेंज है मम्मी पापा से, थोड़ा सा अलग, राइट, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका विभिन्नता के अंदर आता है, विभिन्नता के अंदर आता है। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। इन दोनों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आपका आनुवांशिकता कहलाता है, हेरिडिटी कहलाती है। क्या कहलाती है इंग्लिश में? हेरिडिटी, आनुवांशिकता। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? विभिन्नता। अभी मैंने बताया आपको वेरिएशन और विभिन्नता के बारे में। से एक स्पीसीज यानी कि एक प्रजाति, स्पीसीज यानी कि प्रजाति, इंग्लिश में स्पीसीज बोला गया है, कि विभिन्न जीवों में शारीरिक अभिकल्प यानी कि ऑप्शन और डीएनए में अंतर विभिन्नता कहलाता है ना। अभी मैं आपको एक चित्र भी दिखाऊंगी जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखिए, इससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये चित्र देखिए, इसमें क्या है आपके, फॉर एग्जाम्पल एक पेरेंट्स ने 2 प्रोजनी दिए, राइट, 2 प्रोजनी दिए। अब इसमें से देखिए, ये वाला जो आपका हिस्सा है, ये रेड वाला हिस्सा है, ये इसके पास भी आया, लेकिन इसके पास थोड़ा पिंक वाला हिस्सा अलग आया, यहाँ पे भी वाइट वाला हिस्सा अलग आया। तो ये इसका अपना वेरिएशन है। ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? इसका अपना वेरिएशन है, अपना विभिन्नता है, जो आया है वातावरण, इन्वायरमेंट के कारण। यहाँ भी देखेंगे तो इस पेरेंट्स के हिसाब से इनके 2 बेबी हुए, इनमें दोनों में से ये सेम हुआ, लेकिन दूसरा बेबी में यहाँ देख रहे हैं आपका दूसरा जो इसका बेबी है, दूसरा जो बच्चा है, इसमें ये कलर वाला डिफरेंस है, ये वाला कलर वाला डिफरेंस है। यानी कि ये क्या है? आपका विविधता है। ये आपका क्या है? विविधता है या विभिन्नता है, जो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलता है, जो वातावरण से मिलता है, अपने आप डेवलप होता है। आपके माता पिता से अलग लक्षण जो आपके अंदर आते हैं, वही क्या कहलाता है? विविधता या विभिन्नता। विविधता या विभिन्नता कहलाता है, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में वेरिएशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। तो ये आपका वेरिएशन या विभिन्नता का मतलब है। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? विभिन्नता के 2 प्रकार है। जो आपका विभिन्नता है उसके 2 प्रकार है। शारीरिक कोशिका में विभिन्नता आता है, इसे बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। और दूसरा जो है आपका, दूसरा क्या है? पहला आपका है शारीरिक कोशिका में विभिन्नता, दूसरा है जनन कोशिका में विभिन्नता, यानी कि गैमेटिक वेरिएशन। मैं आपको इसे अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, शारीरिक कोशिका का विभिन्नता का क्या मतलब है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशन। सोमैटिक वेरिएशन, ठीक है। अब देखिए, शारीरिक विभिन्नता या सोमैटिक वेरिएशन होता क्या है? या शारीरिक कोशिका में आती है। कहाँ आती है? फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है ये। आपके बॉडी के हाइट में, वेट में, आपका फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंज आएगा। ये अगली पीढ़ी में स्थानांतरित नहीं होते, ये अगली पीढ़ी में ट्रांसफ़र नहीं होगा। जैव विकास में सहायक नहीं है, ये जैव विकास में कोई भूमिका नहीं निभाती है। इन्हें उपार्जित लक्षण भी कहा जाता है। उपार्जित का मतलब है जो जन्म के बाद आपने खुद अपने बॉडी में चेंज किया। जैसे काफ़ी सारे लोग प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, राइट, प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं अपने पैदा होने के बाद। तो प्लास्टिक सर्जरी करवा के उसने अपने जो जेनेटिक है, यानी कि जनन से जो मिला है फेस स्ट्रक्चर, उसके में चेंज करवाया है। लेकिन जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो ऐसा नहीं कि जो फेस उसने सही करवाया है प्लास्टिक सर्जरी करवा कर, वही फेस सेम उनके बच्चे को मिले। जो इसका रियल वाला फेस है उन्हीं को ट्रांसफ़र होगा। आपका जो बच्चा है, आपका जो भी रियल फेस है, वही वाला फेस उसको ट्रांसफ़र होगा। आपका प्लास्टिक सर्जरी जो है वो शारीरिक कोशिका में परिवर्तन है, वो बाहरी परिवर्तन, ना कि आपको भगवान द्वारा या मैं कह सकते हैं आपके माता पिता द्वारा दिया गया है डीएनए के थ्रू।
ही आपकी शारीरिक कोशिका में विभिन्नता है। फॉर एग्जाम्पल कानों में छेद करना, जैसे कई लोग जो है आफ्टर बर्थ ईयरिंग्स पहनने के लिए कानों में छेद करवा लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनके जो बेबी होंगे उनके भी ईयर्स में क्या होंगे, छेद होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। ये जो है आपका शारीरिक कोशिका में विभिन्नता है, ये आपका जेनेटिक नहीं है। कुत्तों में पूंछ का कटना, फॉर एग्जाम्पल एक कुत्ता है जिसकी पूंछ क्या है, कटी हुई है, जिसकी पूंछ क्या है, उसमें पूंछ है ही नहीं, वो कटी हुई है। तो अगर उसका बेबी होगा तो ज़रूरी नहीं उसका पूंछ क्या होगा, कटा हुआ होगा, उसमें भी पूंछ आपका परिवर्तनशील नहीं रहेगा, वो आपका पूरा पूंछ के साथ पैदा होगा। तो इस तरीके से आप शारीरिक विभिन्नता को समझ सकते हैं। अब देखिए जनन कोशिका में विभिन्नता, ये आपका गैमेटिक वेरिएशन क्या कहता है। गैमेटिक वेरिएशन जो है आपका आपके डीएनए से जुड़ी है, आपके पेरेंट्स से जुड़ी है, यह जनन कोशिका में आती है, यानी कि ये डीएनए में आता है। जो भी आपका माता पिता में चेंज होगा वो सीधा आपके अंदर ट्रांसफ़र होगा, यह अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होती है। जैव विकास में सहायक, यानी कि विकास में सहायक, यानी आनुवांशिक लक्षण भी कहा जाता है। उदाहरण, मानव के बालों का रंग, अगर आपके मम्मी पापा का रंग ब्लैक कलर है या ब्राउन कलर है तो आप देखेंगे, नोटिस करेंगे कि आपका भी बालों का कलर सेम रहेगा। मानव शरीर की लंबाई, अगर उनके मम्मी पापा, ज़्यादातर केस में होता है, अगर वो लंबे होते हैं तो आप भी लंबे होते हैं, लेकिन अगर वो बौने होते हैं तो आपके ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन जैसे मैं कहती हूँ कि 80% चांस है, 80% ही आपका ट्रांसफ़र होता है। 20% वेरिएशन, यानी कि 20% विभिन्नता आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके मम्मी पापा को अच्छा खान पान नहीं मिला हो, इसलिए वो कैसे हैं, बौने हैं, लेकिन आपके मम्मी पापा ने आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया है, प्रॉपर पोषण दिया है, इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया है कि आप अच्छे से, आपका विकास हो, आपका क्या हो, विकास हो। तो आपका जो विकास होगा, ज़रूरी नहीं कि आप बौने हो, आप लंबे भी हो सकते हो, आप लंबे भी हो सकते हो, क्योंकि आपका जो हेरिडिटी है वो किसका है, आपका इन्वायरमेंट और आपका जेनेटिक दोनों का क्या है, गुणनफल है। ठीक है, आपका जो भी डेवलपमेंट है, विकास है, विकास जो है आपका डेवलपमेंट जो है इन्वायरमेंट और हेरिडिटी का प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप अगली मतलब कि बड़ी क्लासों में जाएंगे तो आप इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। 11th क्लास में अगर आप साइंस लेते हैं तो आपका जो विकास है वो क्या है, विकास जो है आपका, ग्रोथ जो है आपका या डेवलपमेंट जो है आपका, वो क्या है, आपका हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता और इन्वायरमेंट का क्या है, गुणनफल है। क्या है, प्रोडक्ट है, गुणनफल है। ठीक है, क्योंकि 80% इसमें आपका अपने माता पिता का कैरेक्टरिस्टिक होता है और 20% आपका इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है। जैसे मैंने अभी आपको अमेरिका वाला एग्जांपल दिया कि आपके मम्मी पापा फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में पैदा हुए हैं तो उनका जो कलर स्किन कैसा होगा, डार्क होगा। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके मम्मी पापा अमेरिका में शिफ्ट हो गए हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका मम्मी पापा का कलर स्किन आपके ऊपर जाए। आपका कलर स्किन है जो फेयर भी हो सकता है, यानी कि आप गोरे भी हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन्वायरमेंट आपकी चेंज हुई है, आपका जो पोषण तत्व है, आपके आसपास का इन्वायरमेंट भी क्या हुआ है, चेंज हुआ है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। जी, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, यानी कि कोई भी गैमेट फॉर्मेशन होता है, कोई भी पेरेंट्स बेबी देती हैं तो उनके बाद क्या क्या वेरिएशंस आते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, विभिन्नताएं या वेरिएशंस का मतलब क्या होता है, जनन द्वारा परिलक्षित होती है, चाहे जंतु अलैंगिक जनन हो या लैंगिक जनन, यानी कि जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, कहने का मतलब है कि जन्म के बाद जो भी आपके अंदर चेंजेज आते हैं वही क्या कहलाता है आपका जनन विभिन्नता। तो ये 2 प्रकार का होता है आपका जनन, जैसे मैंने आपको पहले ही पढ़ा रखा है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगर आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे जीवों में जनन कैसे करते हैं तो उसमें मैं आपको पढ़ा रखी हूँ। अलैंगिक जनन अगर देखा जाए, विभिन्नताएं इसमें कम होगी, डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण ही विभिन्नता इसमें उत्पन्न होती है। क्योंकि अगर हम बात करें एसेक्सुअल
रिप्रोडक्शन की, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सिर्फ कॉपी होती है, चीज़ें सिर्फ कॉपी होती है। जैसे अमीबा का ले लीजिए, अमीबा जो सिंपल है वो क्या करेगा, 2 भागों में टूटेगा और आपका अलग अलग अमीबा बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ क्या हुआ, खंडन हुआ, टूटना हुआ, खंडन या विखंडन हुआ। तो इसमें ज़्यादातर गलती होने की चांसेस कम होती है। थोड़ी बहुत डीएनए की सीक्वेंसिंग जो होती है वो इधर उधर होने के कारण इसका साइज और शेप में थोड़ा सा चेंज या विभिन्नता आएगा। तो अलैंगिक जनन होती है उनमें बहुत ही कम मात्रा में विभिन्नता देखी जाती है, बहुत ही कम मात्रा में विभिन्नता देखी जाती है। क्योंकि अगर बात करेंगे हम प्लेनेरिया के, जैसे कि उसमें क्या होता है, पुनर्जन्म होता है। आपका प्लेनेरिया इस तरीके से होता है, मैंने बताया था आपका एक लौता जीव है जो 3 भागों में टूट जाता है, 3 भागों में टूटता है और सेम जैसा इसका आँख नाक शकल है सेम प्लेनेरिया 3 बन जाएगी, है ना, सेम 3 प्लेनेरिया बन जाएगी। तो इसमें बहुत ही कम विभिन्नता देखने को मिलती है। इसमें इसका बॉडी स्ट्रक्चर में परिवर्तन बहुत ही ना के मात्रा की मिलती है, ठीक है। लेकिन वहीं हम बात करें लैंगिक जनन की, वेरिएशंस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें बहुत ज़्यादा होता है। तो विविधता अपेक्षाकृत अधिक होगी। क्रॉस संकरण के दौरान यानी मीटिंग के दौरान गुणसूत्र क्रोमोसोम के बीच संयोजन द्वारा म्यूटेशन उत्परिवर्तन के द्वारा भी इसके अंदर 3 चीज़ों के द्वारा किसके द्वारा विविधता आती है, क्रॉस संकरण के द्वारा, गुणसूत्र क्रोमोसोम के विसंयोजन के द्वारा, म्यूटेशन के द्वारा, यानी कि 3 चीज़ें। पहला आपका आता है फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने जैसे मेंडल्स के आपके जो उन्होंने मटर पे एक्सपेरिमेंट किए हैं उसके बारे में पढ़ेंगे आप, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी पेरेंट्स, अब इनकी संतति उत्पन्न हुई तो इसका जो फेस स्ट्रक्चर है वो मम्मी पापा पर गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा इसका जो फेस का कलर है वो अलग हो गया, कलर क्या हो गया, अलग हो गया, है ना। तो ये जो आपका 80% जो आपका विभिन्नता है वो माता पिता के ऊपर से आएगा और आपका जो 20% का विभिन्नता है वो वातावरण यानी जहाँ वो पैदा हुआ है उसका आसपास का समाज कैसा है, प्रकृति कैसा है, कैसे उसको पोषक तत्व मिले हैं, उन चीज़ों पे निर्भर करेगा। तो यानी कि लैंगिक जनन में क्या होता है, विभिन्नता अधिक होती है, क्या होती है, बहुत अधिक होती है एज कम्पेयर टू अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहीं पे बताया गया है। अब देखिए म्यूटेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल आपका जो डीएनए सीक्वेंसी है उसका ABCD इस तरीके से जाता है इसका डीएनए सीक्वेंसिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता रही हूँ क्योंकि अगर आगे क्लास में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे यहाँ पे प्रोटीन होते हैं, बेसिकली थायमीन प्रोटीन होता है, T से थायमीन, फिर हिस्टिडीन होती है। तो इस तरीके से इसकी जो सीक्वेंसिंग है वो जाकर के बनती है। एडेनिन होती है, ग्वानिसिन होती है, AGA करके इस तरीके से सीक्वेंसिंग बनती है। तो फॉर एग्जांपल T का A के साथ पेयर है, लेकिन ये T की जगह A की जगह क्या आ गया, G आ गया, तो इसकी म्यूटेशन हो गई, यानी कि थोड़ा सा चेंज आ गया। उसके कारण जो परिवर्तन आएगा वही क्या कहलाएगा, म्यूटेशन परिवर्तन कहलाएगा, उत्परिवर्तन कहलाएगा। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी चीज़ें। अब हम इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए पहले ये मैं बता दूं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पेरेंट्स के कान इस तरीके से है, ठीक है, लेकिन आप जब पैदा हुए तो आपके कान में वेरिएशन इस तरीके से आपके कान जुड़े हुए हैं डायरेक्ट। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की विभिन्नता है, ये भी क्या है, एक प्रकार की विभिन्नता। इसे कर्णपाली कहते हैं। मानव समष्टि में पाए जाने वाले 2 परिवर्तन हैं ये, ठीक है। तो हो सकता है आपके बहन के जो कान हैं वो आपके मम्मी पापा के ऊपर गए, लेकिन आपका कान है उनके ऊपर नहीं गया, विभिन्न हुआ। तो यही क्या हुआ, वातावरण का विभिन्नता भी हो सकता है। अब हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विभिन्नता के इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, ये भी पेपर में पूछा जाता है। तो प्रकृति की विविधता के आधार पर विभिन्नता जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। क्या क्या लाभ हो सकते हैं, पहला, उष्णता को सहन करने की क्षमता वाले जीवाणुओं को अधिक गर्मी से बचने की संभावना अधिक होती है। देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी छिपकली है, अगर छिपकली की बात करें, छिपकली कैसी होती है, छिपकली जो होती है आपकी, इसके जो खून होता है वो कोल्ड ब्लडेड होती है। क्या होती है ये,
कोल्ड ब्लडेड, यानी कि इनका जो खून होता है वो ठंडा होता है। खून कैसा होता है? ठंडा होता है। इसलिए आप देखेंगे छिपकलियाँ जो है गर्मी में निकलती है, ठंडियों में छुप जाती है ना। तो इनकी जो बॉडी टेम्परेचर है वो कैसी रहती है? चेंज नहीं होती है। अब इसे ठंडियों में ज़्यादा ठंडी लगती है और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी लगती है, यानी कि इसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन नहीं रहता है। पर्यावरण कारकों द्वारा उत्तम परिवर्तन का चयन जैव विकास प्रक्रम का आधार बनाता है। लेकिन वहीं हम मनुष्य की बात करें, मनुष्य जो है उसका बॉडी टेम्परेचर हमेशा कैसा? ये असमतापी होता है, ये हॉट ब्लडेड होता है। देखिए दो जगह से आप समझिए, एक तरफ ले लीजिए आप मनुष्य, ह्यूमन, और एक तरफ ले लीजिए आप छिपकली, ठीक है। ये रेप्टाइल्स के अंदर आती हैं, रेप्टाइल्स। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है, ये जो होती है ठंडा खून होता है इसका खून कैसा होता है? ठंडा, यानी कि ये कोल्ड ब्लडेड होती है। इसे बोलते हैं असमतापी, असमतापी बोलते हैं, कोल्ड ब्लडेड, ब्लडेड यानी खून, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, इसको ठंडियों में ज़्यादा ठंडी लगेगी और गर्मियों में ज़्यादा गर्मी भी लगेगी, इसलिए ये गर्मियों में क्या करती है? अंधेरा ढूंढती है ताकि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को ज़्यादा गर्मी ना लगने दे, और ठंडियों में बिल्कुल ऐसा गर्म जगह ढूंढती है ताकि इसे गर्मी मिलती रहे। मनुष्य क्या है? मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर है वो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या रहता है? बिल्कुल मेंटेन रहता है। इसे बोलते हैं समतापी। इसे क्या बोलते हैं? समतापी। इसे हॉट ब्लडेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हॉट ब्लडेड, यानी कि गर्म खून होता है हम लोगों का, है ना। तो इनको मान लीजिए टेम्परेचर बाहर 40 डिग्री, जैसे गर्मियों में 40 डिग्री है तो हम हल्के कपड़े पहनेंगे गर्मी को सहन करने के लिए, और सर्दियों में टेम्परेचर कम है तो हम मोटे कपड़े पहनते हैं टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए। तो इस तरीके से हमारा बॉडी जो है विभिन्नताओं को, वेरिएशंस को अडॉप्ट कर रखा है, हैबिटेट में वो अपने आप को संभाल रखा है, अडॉप्ट कर रखा है, यहाँ की वहाँ की चीज़ों को अपने अंदर समाहित कर रखा है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका मेंडल का योगदान। मेंडल का क्या क्या योगदान है? मेंडल्स एंड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस, यानी कि अनुवांशिकता पे क्या क्या कार्य किए हैं मेंडल ने। देखिए मेंडल ने पहले मेंडल के बारे में आप जानिए, यहाँ पे मैंने लिख रखा है फादर ऑफ जेनेटिक्स जॉर्ज जॉन मेंडल को कहा जाता है। ये इनका चित्र है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि अनुवांशिकता का पिता, अनुवांशिकता का पिता या अनुवांशिकता का जनक किसे कहा जाता है? इन्हें, जॉर्ज जॉन मेंडल को। इनका जो जन्म कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। ऑस्ट्रेलिया एक देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग है लेकिन ऑस्ट्रेलिया एक अलग है। ऑस्ट्रिया के वियना में हुआ था। कहाँ हुआ था? वियना में। एनसीईआरटी बुक में पढ़ेंगे। वियना विश्वविद्यालय से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू की थी। तो इनहेरिटेंस ऑफ द ट्रेस पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिया इन्होंने। मेंडल वर्क वॉज नॉट रिकग्नाइज अंटिल द 20th सेंचुरी, यानी कि जब तक 20th सेंचुरी नहीं आया इनके वर्क को पहचान नहीं दिया गया, क्योंकि उस टाइम खुद बहुत सारे लोग इसके बारे में रिसर्च कर रहे थे, उतना टेक्नोलॉजी नहीं आ रहे थे कि उतना अच्छे से वो जान पाए। तो जब 20th सेंचुरी आया उसके बाद इनके वर्क को क्या दिया? रिकग्निशन दिया गया और इन्हें सम्मानित किया गया फादर ऑफ जेनेटिक्स से सम्मान। इनका जो जन्म है 22 जुलाई, आप याद कर सकते हैं, वैसे पूछा नहीं जाता है, नॉलेज के लिए रख सकते हैं, 1822 में हुआ था। 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? वियना में हुआ था। वियना, यहाँ लिख देती हूँ, वियना। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ऑस्ट्रिया जो आपका देश है वहाँ की राजधानी है वियना। अब इन्होंने क्या क्या कार्य किए? मेंडल ने वंशागति के कुछ मुख्य नियम प्रस्तुत किए हैं। कौन कौन से नियम? मेंडल को आनुवंशिकी के जनक के नाम से जाना जाता है। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक प्रयास, यानी कि बहुत सारे प्रयास किए उन्होंने, विकल्प वाले प्रयास किए। लक्षणों का अध्ययन किया जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं। उदाहरण, गोल झुर्रीदार बीज लिए। एक इन्होंने गोल बीज लिया और एक कैसा लिया? झुर्रीदार बीज लिया, पिचका हुआ बीज लिया। एक लंबा पौधा लिया इन्होंने और एक इन्होंने कैसा लिया? बौना पौधा लिया। एक लंबा पौधा लिया
और एक इन्होंने बौना पौधा लिया, बौना पौधा लिया। एक सफ़ेद फूल लिया इन्होंने, एक बैगनी फूल लिए। यानी कि आपके पेपर में क्वेश्चन आते हैं, अभी मैंने इसका टेबल ही बनाया कि कितने लक्षण जो है मेंडल ने लिए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, अपने प्रयोग में। तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 7 लक्षण हैं। एक और लक्षण आपका होगा, नीचे पढ़ेंगे हम टेबल में। उसने विभिन्न लक्षणों वाले मटर के पौधों को लिए, जैसे कि लंबे पौधे, बौने पौधे, ठीक है। इससे प्राप्त संतति पीढ़ी में लंबे एवं बौने पौधे का प्रतिशत का क्या करी इन्होंने, गणना करी, क्योंकि ये एक मैथमेटिशियन भी थी, इनको मैथ्स की भी जानकारी थी। बहुत सारे वैज्ञानिक पहले से ही मटर वगैरह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, लेकिन सही से निष्कर्ष वो नहीं निकाल पा रहे थे, सही से रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे मैथ्स का यूज नहीं किया। लेकिन इन्होंने चालाकी ये की कि मेंडल जो थे मैथमेटिशियन भी थे, तो इन्होंने थोड़ा सा मैथ्स भी इस कैलकुलेशन में, इस प्रयोग में शामिल किया, इसलिए इनका निष्कर्ष जो है परफेक्ट निकला। अब हम इनके फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के पढ़ते हैं, क्या है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आते हैं, बिल्कुल 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं और ये 2 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं हमेशा, तो ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेंडल ने मटर के पौधे का चयन जो है जी, तो मटर के पौधों में द्विप्रयासी विकल्पी लक्षण स्थूल रूप से दिखाई देते, यानी कि मटर के पौधे लेने का पहला कारण ये था कि इसमें बहुत सारे विकल्प थे, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस थे, ये छोटे भी थे, लंबे भी थे, झुर्रीदार यानी कि इसके बीज भी थे, इसके जो फूल है वो 2 कलर के थे, एक बैगनी की सफ़ेद। इनका जीवन काल छोटा था, यानी कि लगभग 6 महीने में ही या 2 से 3 महीने में ही इनका जो जीवन काल है ख़त्म हो जाता था। इसलिए दूसरा पॉइंट ये हो गया आपका, पहला पॉइंट ये था। सामान्यतः स्वपरागन होता है, परंतु कृमि यानी कृत्रिम तरीके से, आर्टिफिशियल तरीके से आप पर परागन भी कराया जा सकता है, इसलिए एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनाया जाता है। तो इसलिए इन्होंने ये स्वपरागन तो करवाता ही है। इनके अंदर स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों पाया जाता है, यानी कि स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों फूल इसी के अंदर पाया जाता था, इसलिए स्वपरागन तो करवाते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो कृत्रिम तरीके यानी आर्टिफिशियल तरीके से प्रपरागन, यानी कि एक फूल से आप दूसरे फूल से इसका भी क्रॉस ब्रीडिंग करवा सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने मटर के पौधों को चूज़ किया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के 7 लक्षण लिए, कौन कौन से। पहला लंबाई लिया उसने, लंबा और बौना, फिर बीज की आकृति ली, बीज का रंग लिया उसने, पुष्प का रंग लिया, पुष्प की स्थिति यानी कि कौन सी, कक्षस्थ और अगस्त यानी कि ज़्यादा खिला हुआ और कम खिला हुआ, फली का रंग लिया और फली की आकृति ली, फैली हुई और सिकुड़ी हुई। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में 100% पूछा जाता है कि मेंडल ने कौन से 7 लक्षण लिए थे, उसको बताइए आप। तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए हम आते हैं इसके ऊपर, यहाँ पे देख लीजिए इन्होंने लिया था, क्या लिया था, एक येलो कलर का बीज लिया था, एक रिंकल्ड बीज, पिचका हुआ बीज लिया था। येलो बीज आपको दिख रहा है, ग्रीन बीज, राउंड लिया था, एक तो इन्होंने पूरा राउंड लिया था बीज, और एक कैसा था, रिंकल्ड था, पिचका हुआ था, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक ग्रीन कलर था इसका, एक येलो था, एक ग्रीन था। दूसरा क्या था, एक पर्पल कलर का यानी बैगनी कलर का फूल लिया था, एक वाइट कलर का फूल लिया था। फिर एक इन्फ्लेटेड लिया था, इसका जो शेप है बाहर वाला शेप, एक कंस्ट्रक्टेड शेप लिया था इस तरीके से। एक येलो कलर का इन्होंने लिया था, एक ग्रीन कलर का लिया था पॉड शेप, यानी कि इसका कवर जो होता है, छिलका। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कलर जो है आपका एक्जियल वाला लिया, एक क्या है, एक्जियल वाला, आपका जो फूल है यहाँ उगा, इसे बोलेंगे एक्जियल, और एक बिल्कुल टिप्स पे उगा, इसे बोलेंगे टर्मिनल, ठीक है। और यहाँ पे भी एक बड़ा पौधा लिया, एक छोटा पौधा लिया, ड्राफ यानी छोटा, टॉल यानी बड़ा। इस सब वेरिएशंस को लगा करके उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए उन्होंने मटर का पौधा यूज किया था, ठीक है। अब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, एकल संकरण मोनो हाइब्रिड क्रॉस, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, मटर के 2 पौधों के एक जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस करवाया उन्होंने, क्रॉस ब्रीडिंग करवाई। क्रॉस संकरण को एकल संकरण क्रॉस कहा जाता है, यानी कि क्या कहा जाता है इसे, मोनो, यहाँ लिखा है मोनो हाइब्रिड क्रॉस। उदाहरण, लंबे पौधे और बौने पौधे के मध्य संकरण करवाया इन्होंने। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि
जो आपका मटर है, मटर का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? पाइजम सैटिवम है। पाइजम सैटिवम इसका वैज्ञानिक नाम है। पाइजम इसका लैटिन शब्द से आया है, लैटिन भाषा का शब्द पाइजम है से आया है, इसलिए इसका नाम जो है मटर का साइंटिफिक में पाइजम सैटिवम रखा गया है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जाता है। अब देखिए इसका क्रॉस ब्रीडिंग एकल संकरण में कैसे करवाया इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले उन्होंने एक लंबा पौधा लिया और एक लिया बौना पौधा। लंबा पौधा को उन्होंने टी दिया और छोटा पौधा को उन्होंने टी और टी दिया, ठीक है। जब इन्होंने क्रॉस सेक्शन करवाया तो इन्हें क्या मिला? टी एंड टी, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, यानी कि दोनों जो पौधे मिले लंबे लंबे मिले। इसे बोला गया F1 जनरेशन। इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया F1 जनरेशन। और जब इन्होंने F1 को ही क्रॉस ब्रीडिंग करवाई, देखिए सिंपल लैंग्वेज में आप यहाँ समझिए, ध्यान से समझिएगा, ये आपके पेपर में बनाने के लिए भी आता है। पहले क्या होते हैं? पेरेंट। पेरेंट यानी कि आप हिंदी में लिख सकते हैं प्रोजनी। प्रोजनी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। पहले उसने क्या लिया? एक लिया उसने टी और लंबा पौधा, एक लिया छोटा पौधा, ठीक है। जब इसका उसने क्रॉस करवाया तो क्या मिला? उस इसके साथ गया ये मिला और इसके साथ गया तो क्या मिला? यानी कि दोनों लंबा पौधा मिला। इसे बोला गया F1 जनरेशन। इसे क्या बोला गया? F1 जनरेशन या F1 प्रोजनी। F1 प्रोजनी। अब जब F1 प्रोजनी के बीच में ही संकरण करवाया तब क्या मिला उसे? उसे मिला 2 कैपिटल टी, फिर इसके साथ जाएगा ये 2 स्मॉल टी, फिर जाएगा इसके साथ ये दोबारा ये मिलेगा और फिर एक ये मिलेगा। सिंपल आप यहाँ भी कर सकते हैं। देखिए एक ये है, एक क्या है आपका तो सबसे पहले इसके साथ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कैपिटल टी, फिर हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ ये जाएगा तो क्या जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके साथ जाएगा तो क्या जाएगा? स्मॉल टी। यानी कि उसे 3 पौधे कैसे मिले? लंबे मिले। 3 पौधे उसको कैसे मिले? लंबे। और एक पौधा कैसा मिला इसे? सबसे बौना, छोटा, स्मॉल मिला उसे। इसे उसने नाम दिया, इस रेशो को नाम देखिए कि यहाँ पे कैपिटल टी दोनों जगह है तो 1:2 रेशो, क्योंकि ये वाला और ये वाला एक जैसा है, 2 रेशो और ये स्मॉल है 1। ये आपका अनुपात उसने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से निकाला, मोनोहाइब्रिड से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसलिए मैंने बोला था कि कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आपको अच्छे से डिटेल में चीज़ें समझ में आए। या आपको NCERT बुक में पढ़ेंगे इसके जनरेशन तो आपको थ्योरी में सही से समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की। आई होप आपको यहाँ अच्छे से ब्रीडिंग, जिसे संकरण बोलते हैं हिंदी में, समझ में आ गया होगा कैसे उसने करवाया, ठीक है। यानी कि उसका जो रेशो निकला 1:2:1 निकला। क्यों? क्योंकि 1 की जगह आपका कैपिटल टी वाले हैं, 2 आपके एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है और एक है आपका बौना पौधा। तो उससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला? यहाँ देखिए, प्रथम संतति पीढ़ी F1 में कोई पौधा बीच की ऊंचाई का नहीं था। बीच की यानी कि मिडिल नहीं था। ऐसा नहीं कि एक बड़ा छोटा का करवाया तो बीच वाला पौधा मीडियम साइज का निकला, तो ऐसा कोई निकला ही नहीं। 3 बड़े पौधे निकले और एक छोटा पौधा निकला, ठीक है। सभी पौधे लंबे थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है। यानी कि जब से पहले उसने F1 में करवाया था तो दोनों के दोनों लंबे पौधे निकले। यहाँ पे देखिए F1 जो करवाया तो दोनों के दोनों कैसे पौधे निकला आपका F1 में? लंबे। दोनों के दोनों पौधे कैसे निकले? लंबे निकले, है ना। तो ये यहाँ बोला है कि दोनों के दोनों, एक भी छोटा पौधा नहीं था, सभी लंबे पौधे थे। इसका अर्थ था कि 2 लक्षणों में से केवल एक पैतृक जनकीय लक्षण ही दिखाई देता है। F2 पीढ़ी में 3 में से 4 यानी कि 4 में से 3 लंबे पौधे निकले और 4 में से 1 बौने पौधे, यानी कि 3 पौधे मेरा बड़ा वाला निकला और एक कैसा निकला? छोटा, जैसे कि F2। इसे बोला गया F2। इसे क्या बोला? F2 प्रोजनी और F2 प्रोजनी, ठीक है।
तो इसमें से देखा जाए तो इसमें 1 2 3 आपके लंबे पौधे निकले और एक छोटा पौधा निकला, है ना। यही यहाँ पे बोला है कि इसमें 3 लंबे पौधे और एक छोटे पौधे बौने पौधे निकला। फिनोटाइप F2 में 3:1 आया। अगर हम फिनोटाइप का मतलब होता है आपका फिजिकल स्ट्रक्चर। फिनोटाइप का मतलब क्या होता है? फिनोटाइप यहाँ जो वर्ड लिखा है इसको याद रखिएगा, हिंदी में फिनोटाइप ही बोलते हैं। फिनोटाइप मतलब कि बाहरी संरचना, शरीर की बाहरी संरचना कैसा कहलाता है? फिनोटाइप, ठीक है। ये जो आपका है जीनोटाइप, एक है जीनोटाइप, यहाँ देखिए यहाँ लिखा है जीनोटाइप F2। तो ये है आपका आंतरिक संरचना। ये क्या है आपका? आंतरिक संरचना, आंतरिक चेंजेस डीएनए के अकॉर्डिंग क्या क्या है आपके बॉडी में। तो फिनोटाइप में इन्होंने क्या देखा, फिजिकली इन्होंने क्या देखा कि 3 पौधे लंबे मिले और एक पौधा छोटा मिला। लेकिन अगर जीनोटाइप देखा तो उसमें से एक मिला था आपका कैपिटल टी वाला, है ना, 2 मिला था कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक मिला था दोनों स्मॉल टी। तो 1:2 हिसाब के जीनोटाइप आपका निकला। ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंडल का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो था उसमें फेनोटाइप रेशो क्या था? 3:1 था, और जीनोटाइप रेशो क्या था? 1:2:1 था। तो यहाँ देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक आपका कैपिटल टी है, दो निकला था क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, एक निकला था आपका छोटा वाला टी, अनुपात में प्राप्त होता है। यानी कि 1:2:1 आपका क्या है? जीनोटाइप रेशो है। क्या है? जीनोटाइप रेशो है। ये जो मैंने आपको यहाँ बताया है ये वाला, ये क्या है आपका? जीनोटाइप रेशो है। जीनोटाइप रेशो यानी जीनोटाइप अनुपात, जीनोटाइप अनुपात। आई होप आप यहाँ अच्छे तरह समझ गए होंगे। अब इसका निष्कर्ष क्या निकाला इन्होंने कि जो आपका कैपिटल टी है और कैपिटल टी स्मॉल टी है, दोनों लंबे पौधे, दोनों पौधे कैसे हैं? लंबे हैं। यद्यपि टी जो स्मॉल टी है वो आपका पौधा कैसा है? बौना है। अब टी की एक प्रति पौधों को लंबा बनाने के लिए प्राप्त है, यानी कि एक कैपिटल टी ही है और एक स्मॉल टी है, तो ज़रूरी नहीं आपका स्मॉल टी वाला छोटा वाला है, छोटा वाला पौधा बनाएगा। ये आपका लंबा वाला पौधा बनाने के लिए, लंबा वाला पौधा बनाने के लिए एक कैपिटल टी ही पर्याप्त है, यही बोला यहाँ पे। जबकि बौने के लिए दोनों, बौने पौधे के लिए दोनों स्मॉल टी की ज़रूरत हमें पड़ती है ना। तो दोनों टी होनी चाहिए। टी जैसे लक्षण प्रभावी, इसको क्या बोलते हैं? डोमिनेंट लक्षण। ये इंपॉर्टेंट है। इसको क्या बोलते हैं? लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। और जो स्मॉल टी वाले इन्हें अप्रभावी रिसेसिव लक्षण कहलाते हैं। देखिए कहने का मतलब है जो आपका कैपिटल टी है और ये आपका कैपिटल टी है, ये क्या आपका? ये यानी कि 1:2:1 यही आपका। तो ये वाला जो चीज़ है ये क्या है आपका? प्रभावी लक्षण है। ये क्या है आपका? प्रभावी लक्षण है। यानी कि ये आपका जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट है। डोमिनेंट का मतलब होता है वो जो स्मॉल टी को अपना लक्षण दिखाने नहीं देता है, अपना ही लक्षण दिखाते रहता है। ये जो क्या है? अप्रभावी है। अप्रभावी यानी कि रिसेसिव, इंग्लिश में बोलते हैं रिसेसिव। ये जो है तभी अपना लक्षण दिखा पाता है जब कैपिटल टी इसके पास प्रेजेंट नहीं होता है। दोनों स्मॉल टी रहेगा तभी अपना लक्षण दिखा पाएगा, तभी छोटा वाला पौधा सामने आएगा। ये कहने का मतलब है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रभावी और अप्रभावी। आई होप इसे अच्छे से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डाईहाइब्रिड क्रॉस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डाईहाइब्रिड क्रॉस द्विसंकरण, या विकल्पीय संकरण इसे बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या होता है? मटर के 2 पौधों के 2 जोड़ी विकल्पी लक्षणों के मध्य क्रॉस ब्रीडिंग करवाया गया, ठीक है। द्विसंकरी क्रॉस के परिणाम में जिनमें जनक 2 जोड़ विपरीत विशेषकों में भिन्न थे, जैसे बीज का रंग और बीज की आकृति अलग अलग आया। जिसमें F2 में क्या आया? F2 में गोल और पीले बीज 9 बीज आए। गोल और पीले बीज कितने आए? 9। गोल और हरे बीज 3 आए हैं। झुर्रीदार और पीले बीज भी 3 आए हैं, और झुर्रीदार और हरे बीज 1 आए हैं। इस प्रकार से 2 अलग अलग बीजों की आकृति एवं रंग को स्वतंत्र वशानुगति होती है।
अब इसको मैं अच्छे से समझाऊंगी। यहाँ पे चित्र में देखिए, इस तरीके से आपका गोल हरे बीज का पौधा ये रहा एक, और एक लिया गया झुर्रीदार पीले बीज। इन दोनों को जब क्रॉस ब्रीडिंग संकरण करवाया गया तो क्या मिला हमें, यहाँ से मुझे आर आर मिला और यहाँ से मिला मुझे आर वाई। यानी कि अगर कैपिटल आर और कैपिटल वाई और स्मॉल आर और स्मॉल वाई को संकरण करवाया गया तो हमें मिला कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, और यहाँ मिला स्मॉल आर और कैपिटल वाई। इस तरीके की प्रोजनी मिली। इसे बोला गया F1। इसे क्या बोला गया, F1 प्रोजनी। अब F1 प्रोजनी को ही इसे ही आपस में क्रॉस ब्रीड करवाया गया, इसे ही आपस में क्रॉस ब्रीड करवाया गया। तब क्या मिला, तब देखिए क्या मिला आपका, इस तरीके से आपस में ही इसे क्रॉस ब्रीड करवाया गया। इस तरीके से टेबल से आप आराम से निकल सकते हैं। तो आपको कितने मिला, 1 2 3 4, 4 जो है आपके 5 नहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जो है आपको क्या मिला, गोल और पीले बीज मिले, है ना। दूसरा लीजिए आप, 1 2 3, 3 कितने मिले आपके, गोल और हरे बीज 3 मिले। ये आपके गोल और पीले बीज है, ये आपके गोल और हरे बीज है, हरे, है ना। और क्या मिला आपका 9:3, 3 आपको कैसे बीज मिले, 3 जो बीज मिले 1 2 3 झुर्रीदार और पीले बीज, 3 बीज कैसे मिले, झुर्रीदार और पीले। और एक बीज कैसा मिला आपका, झुर्रीदार और हरा। यानी कि इसका जो रेशो बना 9:3:3:1 का बना। ये आपका जीनोटाइप रेशो हो गया। ये आपका कैसा हो गया, जीनोटाइप रेशो। आप यहाँ पे रेशो देखेंगे इसका, यही आया आपका 9:3:1। 315 गोल और पीले बीज, यानी कि 9 इसमें से ये मिले, 108 गोल और हरे बीज मिले, 3 रेशो के 101 झुर्रीदार और पीले बीज मिले, 32 झुर्रीदार और हरे बीज मिले। टोटल 556 बीज थे। और इसमें टोटल ऐसे काउंट करें जीनोटाइप की वजह से तो ये आपका 16 हुआ। तो ये आपका जीनोटाइप रेशो है। ये क्या आपका है, जीनोटाइप रेशो है, जीनोटाइप रेशो, ठीक है। 2 अलग अलग लक्षणों बीजों की आकृति एवं रंग की स्वतंत्र वशानुगति। पहले मैं आपको इसको समझाती हूँ, इसको निकाला कैसे गया। देखिए, सबसे पहले जो पेरेंट्स थे उन्होंने क्या लिया, यानी कि प्रोजनी बोलते हैं इसे हिंदी में, प्रोजनी। उन्होंने लिया राउंड शेप्ड और कैपिटल वाई, ठीक है। फिर उन्होंने लिया स्मॉल और ये लिया, राइट। यहाँ देखिए, यही है आपका, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे आपका स्मॉल वाई है, यहाँ पे आपका क्या है, स्मॉल वाई, यहाँ पे कैपिटल वाई है। यहाँ पे इन्होंने लिया है स्मॉल वाई और यहाँ पे लिया है कैपिटल वाई। ये जो पौधा यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये क्या है, गोल और हरे बीज। ये कैसे हैं, गोल और हरे बीज है। ये जो है आपका गोल और हरा बीज है। और ये वाला कैसा है आपका, झुर्रीदार पीले बीज, झुर्रीदार पीले बीज, ठीक है। अब इसका निकाला गया F1, इसका क्या निकाला गया, F1 जनरेशन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। F1 जब निकाला गया तो क्या निकला, यहाँ से आया R और कैपिटल वाई। यहाँ पे देखेंगे आपका तो क्या आया, R आया और क्या आया, स्मॉल वाई, और यहाँ R कैपिटल वाई। इसमें से अपने आप में ये सिंपल जो है इसको उतार देना एक एक करके, ठीक है। यहाँ से आया आपका 1 और 1, कैपिटल R और स्मॉल वाई क्रॉस स्मॉल r और कैपिटल Y, ये आ गया। अब इसके आपस में ही क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई, इसके आपस में ही क्या करवाई गई, संकरण करवाई गई। संकरण करवाने के बाद क्या आया, इसको F1 जनरेशन क्या आ गया। अब जो संकरण करवाएंगे हम तो F2 करवाएंगे। कैसे करवाएंगे, R Y
आर वाई आ जाएगा आपका यहाँ पे आर वाई और आर वाई, यानी कि ये जो है दूसरा कलर से लेते, ये इसके साथ जाएगा एक बार, ये इसके साथ जाएगा आर आर, ये इसके साथ जाएगा आर वाई, और ये इसके साथ जाएगा आर वाई, और ये इसके साथ जाएगा वाई वाई, ऐसे ही, राइट। एक कैपिटल आर के साथ एक कैपिटल वाई जाएगा और एक कैपिटल स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई जाएगा, सही है ना, हो गया हमारा। इस तरीके से एक कैपिटल के आर के साथ कैपिटल वाई गया। दोबारा से बताते हैं, इसको थोड़ा मिटाइए और दोबारा से समझिए। देखिए क्या करना है, सिंपल आपका एक कैपिटल आर के साथ क्या जाएगा, कैपिटल वाई, ठीक है। फिर आपका एक स्मॉल आर के साथ क्या जाएगा, कैपिटल वाई। फिर आपका कैपिटल आर के जाएगा स्मॉल वाई, और आपका एक कैपिटल आर के साथ जाएगा, सॉरी स्मॉल वाई आर के साथ जाएगा स्मॉल वाई। इस तरीके से प्रोजनी बनेगी। अब अगर हम इस तरीके से यहाँ ले, इसको कलर में चेंज कर देती हूँ, आर 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 वाई, ठीक है, आर आर और आर वाई, सेम चीज़ें हमें यहाँ लिखनी है। आर वाई आर वाई, आप इसको अपने नोटबुक पे अच्छे से कर सकते हैं। और कैपिटल वाई लीजिएगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। फिर हो जाएगा यहाँ पे आपका, फिर लास्ट में हो जाएगा। अब सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल फॉर्मूला आपको ये लगाना है, इसके साथ ये जाएगा, इसके साथ ये जाएगा सबसे पहले, फिर इसके साथ ये जाएगा, फिर इसके साथ ये जाएगा, फिर इसके साथ ये जाएगा, फिर इसके साथ आपका सिंपल सेकंड के साथ ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ लिखते चले जाएंगे। जैसे कि यहाँ क्या जाएगा, कैपिटल आर आ जाएगा दोनों, और वाई वाई आ जाएगा। फिर इसके साथ कैपिटल आर और वाई वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो इसी तरीके से आपके 9 के 9 जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं चित्र आ जाएगा। ये देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये आपका आराम से प्रोजनी इसी तरीके से लिखा जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है, फिर आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको यहाँ आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। मल्टीप्लाई करते जाना है और सिंपली लिखते जाना है, यानी कि इस तरीके से जाएगा, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके, इसका जाएगा फिर आपका इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से। आप सिंपली मल्टीप्लाई करके लिख करके ये प्रोजनियाँ बना सकते हो। देखिए पेपर में जो है ये बनाने के लिए नहीं पूछता है, पहले पूछता था लेकिन अब नहीं पूछता है। आपसे सिंपल रेशो पूछेगा कि आपका सेकंड जो द्विसंक्रमण करवाया गया था तो उसका जीनोटाइपिक रेशो क्या है, तो आपको पता होना चाहिए 9:3:3:1। ये रेशो आपसे पूछे जाएंगे। इसको समझने के लिए आप अच्छे से बस मल्टीप्लाई करके कर लीजिएगा। तो हाँ, आई होप आपको इसे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। जैसे इसको इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर हो जाएगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर और वाई। इस तरीके से मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं आगे तक। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है,
जैसे कि आनुवंशिकता के नियम, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में से पूछा जाता है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए और समझिए इसको। देखिए, मेंडल के मटर पर किए संकरण प्रयोगों के निष्कर्षों के आधार पर कुछ सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता का नियम कहा जाता है। अभी हमने जो भी ये चीज़ें पढ़ी हैं, ये चीज़ें जो भी हमने पढ़ी है, इसी के आधार पे मेंडल ने एक रूल निकाला, नियम निकाला, जिसे क्या कहा गया, मेंडल के आनुवंशिकता का नियम। अब ये नियम कहता क्या है, देखिए, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने 3 नियम दिए। कितने नियम दिए? 3। पहला था प्रभावित का नियम, दूसरा था पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम, तीसरा था स्वतंत्र अपयूहन का नियम। अब तीनों नियम को मैं डिटेल से अच्छे से समझाऊंगी। देखिए, पहला नियम हमारा क्या कहता है, देखिए, ये जो हमने मटर का पौधा वाला किया, यही है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभावित का नियम। जो हम फूल वाला करेंगे वो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। और ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, आपका किसका, स्वतंत्रता का नियम। स्वतंत्रता कह सकते हैं कि स्वतंत्र अपयूहन का नियम, ये वाला 3rd नियम है आपका, इसलिए मैंने पिक्चर के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। देखिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहलाता है, जब मेंडल ने भिन्न भिन्न लक्षणों वाले समयुग्मजी पादपों में, यानी कि होमोजाइगोट, समयुग्मजी का मतलब होता है होमोजाइगोट पादपों में जब संकरण करवाया, तो इस क्रॉस में मेंडल ने एक ही लक्षण प्रदर्शित करने वाले पादपों का अध्ययन किया, यानी कि जो बार बार एक ही लक्षण दिखा रहे थे उनका अध्ययन किया। तो उसने पाया कि एक प्रभावी लक्षण अपने आप को अभिव्यक्त करता है और एक अप्रभावी लक्षण अपने आप को छिपा लेता है। जैसे कि कैपिटल टी और स्मॉल टी में जो आपका कैपिटल टी था वो लंबा हो रहा था पौधा, लेकिन अगर छोटा पौधा चाहिए तो हमें दोनों टी चाहिए, है ना, अभी हमने पढ़ा। तो यही आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, इसी को प्रभाविता का नियम कहा गया। इस नियम को मेंडल को प्रभाविता का नियम कहा जाता है। अभी मैंने नीचे पिक्चर भी देखिए, इसमें आपका लंबा वाला जो पौधा है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, जो लंबा वाला पौधा है उसमें कैपिटल टी है, और स्मॉल वाला पौधा का क्या है, स्मॉल टी। लेकिन अगर हमें क्या मिले, जब हमने क्रॉस F1 जनरेशन देखा, यहाँ पे F1 जनरेशन की ब्रीडिंग करवाए, तो 3 हमें लंबे पौधे मिले और 1 हमें बौना पौधा मिला। क्यों मिला? क्योंकि जो आपका कैपिटल टी है वो प्रभावी है छोटे पौधे के ऊपर, छोटे पौधे को अपना लक्षण वो दिखाने नहीं देता। इसलिए अगर कैपिटल टी प्रेजेंट है और स्मॉल टी भी प्रेजेंट है तो पौधा कैसा होगा, लंबा ही होगा, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो प्रभावी है। कैपिटल टी क्या है, डोमिनेंट है। कैपिटल टी क्या हो गया आपका, डोमिनेंट हो गया, और स्मॉल टी क्या हो गया आपका, रिसेसिव हो गया। अभी हमने पढ़ा रिसेसिव यानी कि अप्रभावी। ये अपना लक्षण तभी दिखा पाएगा जब पास में कैपिटल टी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बड़ा भाई का जो है छोटा भाई पे दबदबा होता है, यानी कि जब तक बड़ा भाई प्रेजेंट है उसके साथ, छोटा भाई ना के बराबर मान लीजिए वो हरकतें करेगा डर से, क्योंकि मैं प्रेजेंट हूँ तो तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही बड़ा भाई एब्सेंट हुआ, जैसे ही बड़ा भाई बाहर गया, छोटा भाई अपनी हरकतें करना शुरू कर देता है। तो यही है आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी प्राथमिकता का नियम और अप्राथमिकता का नियम। दूसरा क्या कहता है लॉ आपका, कि पृथक्करण का नियम, विसंयोजन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलग अलग शो करने का नियम। युग्मक निर्माण के समय दोनों युग्मक विकल्पी अलग हो जाते हैं, अर्थात एक युग्मक में सिर्फ एक विकल्पी हो जाता है, इसलिए इसे पृथक्करण का नियम कहा जाता है। देखिए, थ्योरी जो है इसका थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन पिक्चर से मैं अच्छे से समझा पाऊंगी। युग्मक किसी भी लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। अब इस फूल का डायग्राम देखिए, यहाँ पे एक लिया है बैगनी कलर का फूल, एक कैसा लिया है, बैगनी, और एक लिया है इसने हरा कलर का फूल, है ना, कह सकते हो आप सफ़ेद फूल लिया है, हरा नहीं सफ़ेद लिया है, सफ़ेद फूल लिया, ठीक है। तो जब इस दोनों को उसने कैसा करवाया, संकरण करवाया, तो उसको क्या मिला, संकरण में उसको सिर्फ पर्पल वाले फूल ही दिखे, पर्पल वाले ही फूल दिखे, बैगनी कलर के ही फूल दिखे, सफ़ेद वाले फूल उसे दिखे ही नहीं, सफ़ेद वाले फूल नहीं दिखे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा गया है कि जो एक फूल है अपना अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है, लेकिन F1 को जब उसने दोबारा, मान लीजिए आपका, यहाँ समझिए,
उसने 2 फूल लिया, एक लिया आपका बैगनी कलर का, ये आपका बैगनी कलर का फॉर एग्जांपल मान लीजिए ब्लू है, बट मान लीजिए बैगनी कलर का फूल है। क्रॉस ब्रीडिंग किसके साथ करवाया? सफ़ेद। इस बोर्ड पे दिखेगा नहीं तो मैं आप ले लेती हूँ पिंक, ठीक है। पिंक को मान लीजिए ये सफ़ेद है, ये कैसा है? सफ़ेद है। और इसे आप मान लीजिए बैगनी, ठीक है। जब इसका क्रॉस पेरेंट्स वाला, ये प्रोजनी वाला सिस्टम है, ये आपका सबसे पहला है। F1 जनरेशन में उसे क्या मिला? F1 जनरेशन में सिर्फ ये वाला कलर मिला, ब्लू वाला कलर मिला उसे, ठीक है, ब्लू वाला कलर मिला। लेकिन जब 2 ब्लू कलर को एक साथ उसने क्रॉस ब्रीडिंग करवाया, संकरण करवाया मेंडल ने, उन्होंने क्या पाया कि 3 उसको कैसे मिले? 3 उसको ब्लू फ्लावर मिले, यानी बैगनी वाले मिले, सॉरी 3 इसको बैगनी वाले फ्लावर मिले और 1 फ्लावर उसको सफ़ेद मिला। 1 फ्लावर कैसा मिला? F2 जनरेशन में उसे सफ़ेद मिला। तो इसी लॉ को उन्होंने क्या बोला? इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप या बना सकते हैं खुद। इसी लॉ को बोला उन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि दोनों जो है अपना अलग अलग दिखाता है, मिक्स होके नहीं दिखाता। क्योंकि जब हमने मटर वाले पौधा देखा था तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिक्स होकर के दिखा रहे थे, वो आपके कैसे थे? एक दूसरे से मिले हुए थे। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में दोनों अलग अलग अपना कैरेक्टरिस्टिक दिखाएंगे, दोनों पौधे हैं जो अलग अलग दिखाएंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि बैगनी और सफ़ेद मिलकर के कोई अलग ही पिंक कलर का बन गया हो, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। तो ये दोनों अपने में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहे हैं। अब लास्ट लॉ है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, पेपर में पूछा जाता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये क्या कहता है कि यह नियम द्विसंकरण, यानी कि ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस में नहीं होता, डाई हाइब्रिड क्रॉस में लागू होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस में होता है। वो दोनों जो आपका संकरण था, ये जो लॉ था, ये मोनोहाइब्रिड पे था, ये क्या था? एकल संकरण पे था। एकल संकरण पे भी आप कर सकते हो, एकल संकरण का था ये, एकल संकरण। और ये वाला भी लॉ भी आपका एकल संकरण का ही था, एकल संकरण। लेकिन आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट द्विसंकरण का है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। यह नियम द्विसंकरण के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार किसी द्विसंकरण में एक लक्षण की वशांगति दूसरे लक्षण की वशांगति से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, यानी कि एक दूसरे से पूरा इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए इंडिपेंडेंट बोला गया इसे। अर्थात एक लक्षण के उगमक विकल्पी दूसरे लक्षण के उगमक विकल्पी से निर्माण के समय स्वतंत्र रूप से अलग होते हैं, पृथक यानी अलग होते हैं। इसमें लक्षण का अनुपात, ये आपका जो अनुपात आया है अभी मैंने बताया आपका, ये देखिए ये क्या आया आपका 9:1:2, अगर देखा जाए तो 1 1 2 3 4 5 6 7 8, जहाँ कैपिटल आर है वहाँ देखिए 9 कैपिटल आर है और 1 2 3 स्मॉल आर है और 1 2 3 आपका ग्रीन और कैसा है राउंड, और चौथा है ग्रीन और झुर्रीदार। तो ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एग्जाम्पल है। पेरेंटल जनरेशन पी में ये दोनों को जब क्रॉस ब्रीडिंग करवाया तो F1 जनरेशन में क्या है आपका? फर्स्ट जनरेशन में, जनरेशन यानी प्रोजनी में आपको ये मिला कैपिटल आर, यानी कि आपका राउंड और येलो दिखा। फिर भी आपका राउंड और येलो जब क्रॉस ब्रीड करवाया तो इसमें से 9 पीले और गोल मिले, 9 पीले गोल मिले, 3 आपके पीले और कैसे मिले? रिंकल्ड मिले, ठीक है। और 3 आपके हरे और गोल मिले और 1 आपका कैसा मिला? रिंकल्ड यानी झुर्रीदार और हरा। तो ये जो है आपका तीनों के तीनों कैरेक्टरिस्टिक, इवन चारों कैरेक्टरिस्टिक आपस में कैसे हैं? अलग अलग है, आपस में एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, चारों अलग अलग है। तो इसलिए इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें किसी पे कोई डिपेंड नहीं करता है। आई होप इसको अच्छे से आप समझ गए होंगे। ये लास्ट स्लाइड थी, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से आप चीज़ों को कैच कर पाए होंगे। अगर कोई मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का चैनल भी डाल रखा है, वहाँ से आप जान कर सकते हैं और वहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं। मैंने ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूँगी, आप वहाँ से जा कर के जुड़ जाइए।
और इससे रिलेटेड सेकंड पार्ट में जल्द लेके आऊँगी, और उसमें हम ह्यूमन यानी कि आपके लिंग निर्धारण, सेक्स डिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे। ह्यूमन में कैसे लिंग निर्धारण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और इवोल्यूशन, जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट में। उसके बाद मैं 30 इंपॉर्टेंट मोस्ट MCQ करवाऊंगी जो पेपर में पूछे जाते हैं चैप्टर नंबर 9 से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव और एजुकेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग वॉचिंग द वीडियो एंड हैविंग मी। हैव अ नाइस इवनिंग। थैंक यू।